नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। 2 दिन से मेरा तबीयत सही नहीं था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा था, आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके नहीं आ पा रहा था। वो जो भी टॉपिक्स हमसे छूटे हैं वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके 2-4 क्वेश्चन हर सेशन में इंक्लूड करूँगा और उन सारे सेशंस को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे की तरफ। देखते हैं उसी सेम फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसा हम पिछले सेशंस में देखते थे करंट अफेयर की क्लास। और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, रोमांचित होगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए आखिरी तक। बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने पहला सवाल है। हमारे सामने जो पहला सवाल है वो बिहार बजट से रिलेटेड है। बिहार बजट 2026-27 हैज़ बीन प्रेजेंटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर्स। यहाँ पे जो बिहार बजट पेश हुआ है अभी 2026-27 में, उसके की फीचर्स की बात हो रही है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है हमारे सामने, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3,47,589.76 करोड़ राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ऑप्शन बी हमारे सामने है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। ऑप्शन सी है, क्रिएशन ऑफ अबाउट 1 करोड़ जॉब अंडर द 7 निश्चय स्कीम, 7 निश्चय 3। ऑप्शन डी हमारे सामने क्या है, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि अभी नीतीश जी की सरकार बन के आई है, चुन के आई है, उन्होंने बहुत सारे अपने वादे पूर्ण करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया। उसी से रिलेटेड ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने ये भी रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाने की बात कही और बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात बोली। तो ये बात जो पहला हमारा कथन है, 3,47,589.76 करोड़, ये सत्य कथन है। अब तक का बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट का अमाउंट है, ठीक है। कितना है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। 3 लाख 3,47,000 3,47,589.76 करोड़। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में ये डेसिमल से भी पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आपको कम से कम दो डिजिट तक, डेसिमल के 2 अंक तक आगे जाके आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको एग्जामिनर यहाँ पे चेंज करके 8-6 दे देगा, 5-6 दे देगा, ऐसे करके डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उसमें चेंज करके आपको फंसा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बी है हमारा, एम्स टू डबल पर कैपिटा इनकम, ये भी बात सही है हमारी। और जो क्रिएशन ऑफ अबाउट 1 करोड़ जॉब अंडर 7 निश्चय 3, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें ये हमारे सारे कथन सत्य हैं। और आइए देखते हैं कि ये 7 निश्चय जो इस सरकार ने लेके आया है स्कीम, वो उसमें क्या है। जो 7 निश्चय स्कीम है वो 7 निश्चय 7 निश्चय, पहले तो आया 1, उसके बाद आया 2, ये आया 2015 से 20 के बीच। और 7 निश्चय जो सेकंड है आया, वो आया कब, 2020 से 25 के बीच में, 2020 से 25। और ये जो थर्ड एडिशन आया, इसका थर्ड एडिशन आया है इस बजट के माध्यम से, वो 2026 से स्टार्ट होगा। इस 7 निश्चय में, पहला 7 निश्चय में बोला गया है पहला कि दोगुना रोजगार दोगुनी आय, मतलब कि जो रोजगार की संख्या थी उसको दोगुना करेंगे और जो आय है, आय में वृद्धि करेंगे। कितना, दोगुना, 2 गुना, 2 गुना आय में वृद्धि करेंगे।
और जो दूसरा 7 निश्चय का जो दूसरा पहलू है वो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के बारे में बात हो रही है। और जो तीसरा है वो कृषि से रिलेटेड है। तीसरा किससे है? कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। उसमें किसानों को एक जो पैसे देने की मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो रही है वहां पे। तो अगले में है चौथे पे कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, किसी भी प्रदेश के लिए वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे जाने के लिए वहां के ह्यूमन ग्रोथ को, ह्यूमन डेवलपमेंट को होना, ह्यूमन डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पढ़ाई शिक्षा बेहतर नहीं होगा तो वहां का जो युवा है उसके पास में अपना जिस कौशल विकास उसका नहीं होगा, मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। शिक्षा के अभाव में वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसके पास स्किलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उस चीज को लेके, स्किलिंग को लेके बात हो रही है और शिक्षा को लेके बात हो रही है। जो हमारे पास पांचवा है, 7 निश्चय का पांचवा, वो सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की बात हो रही है। जैसा अभी मैंने बताया, ह्यूमन रिसोर्स की बात मैंने बोली, ह्यूमन किसकी बात मैंने बोली? ह्यूमन रिसोर्स की। तो इसमें अभी मैंने बोला क्या? एजुकेशन, एजुकेशन की बात की मैंने, एजुकेशन की, शिक्षा। और जो दूसरा पहलू है इसका, वो अभी बात हो रही है यहाँ पे स्वास्थ्य की। पहला हो गया हमारा शिक्षा, दूसरा हो गया हमारा स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट काम के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगला है छठवां, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। देखिए जब किसी बिल्डिंग का आधार, फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है तो वो बिल्डिंग काफी मजबूत रहती है और काफी लंबे समय तक रहती है, उसी मजबूती के साथ खड़ी रहती है। उसके साथ में किसी तरीके का प्रभाव हो, वो वातावरण से रिलेटेड हो या फिर किसी अनैतिक कारणों के वजह से उत्पन्न हुआ कोई ऐसा कारण हो, उस कंडीशन में भी वो बिल्डिंग, वो इमारत वैसे ही खड़ी रहती है। तो अगर वो इंसान, उसके पास उच्च शिक्षा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? मजबूत। उसके बाद जो आखिरी है, सबका सम्मान सबका जीवन आसान। देखिए सबकी बात तो हो रही है यहाँ पे, रोजगार की बात हुई, उद्योग की बात हुई, कृषि किसान की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई और उसके बाद आधार की भी बात हुई। लेकिन इन सबके साथ में सम्मान भी चाहिए। और वो सम्मान मतलब क्या? इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, सबके इंक्लूसिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर वर्ग का सम्मान, इन सभी बातों को बिहार सरकार ने अपने 2026-27 का जो बजट है उसमें 7 निश्चय जो इन्होंने बात की है उसमें इन सभी बातों को इंक्लूड किया है। और ये जो थीम लेके आए हैं उसका क्या नाम है? ये भी आप किसी एग्जाम में पूछ सकता है। उसका है, थीम का क्या नाम है? बिहार विकास मिशन। क्या नाम है? बिहार विकास मिशन। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में, हमारे सामने, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा was jointly conducted by which of the following forces? अग्नि परीक्षा अभ्यास निम्नलिखित में से किन बलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? आप 4 सेकंड का पॉज लीजिए और कमेंट करिए आंसर इसका, फिर मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन ए क्या है? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी। ऑप्शन बी हमारे सामने क्या है? भारतीय सेना और सीआरपीएफ की बात हो रही है। और ऑप्शन सी हमारे सामने क्या है? आईटीबीपी और बीएसएफ की बात हो रही है। और ऑप्शन डी है भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी और आसाम राइफल की बात हो रही है। तो कमेंट करिए आप आंसर,
क्या है आपके द्वारा, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा वो किसके द्वारा ज्वाइंटली कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? तो हमारा आंसर होगा इंडियन आर्मी, ऑप्शन ए इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी। ठीक है, इन भारतीय सेना इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की बात, यहाँ पे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है। यहाँ पे इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त रूप से आयोजित किया हुआ एक्सरसाइज था। देखिए, ये पहले तो ये हमें एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, आपके सामने सवाल रख सकता है कि ये यहाँ कहाँ पर आयोजित हुआ, कहाँ? तो इसका आंसर आपके सामने क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे सामने, द 25th भारत रंग महोत्सव BRM 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? 25वां भारत रंग महोत्सव किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन बी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और ऑप्शन सी है हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति मंत्रालय। और ऑप्शन डी है हमारे सामने ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी। फिर से आप 4 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आप कमेंट करिए। आंसर गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं है, गलत होगा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम सीख लेंगे, उसके बाद दोबारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर गलत होगा, आप कमेंट करेंगे ये सोच के आप कमेंट नहीं करें, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ बताऊंगा 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद में मैं बताऊंगा आपके सामने। ऑप्शन ए क्या है? संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन बी क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑप्शन डी है हमारे सामने ललित कला एकेडमी। तो आंसर क्या होगा? आंसर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका आंसर होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। रंग महोत्सव जो 2026, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 25th मतलब 25वां संस्करण है। एग्जामिनर आपको यहां से भी फंसा सकता है, ये डाटा आपको चेंज करके दे सकता है, बोल देगा कि 20वां 21वां मतलब 25 के अलावा और कोई सा भी डाटा दे देगा आपको वहां पे। उसके बाद देखिए ये लोगो बना है, काफी प्यारा सा लोगो है भारतीय रंग महोत्सव 2026 का। उसके बाद से ये देखिए इसका डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, 27 जनवरी से, कब से? 27 जनवरी से लेके 20 फरवरी 2026। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात, ये 7 महाद्वीपों पे में आयोजन हो रहा है इसका। 7 महाद्वीपों में आयोजन हो रहा है, इसलिए इसको एक वैश्विक स्तर का महोत्सव माना जा रहा है। और इसमें 228 भाषाएं, उसमें वैश्विक भाषाएं भी हैं, भारतीय और वैश्विक भाषाएं भी उसमें इंक्लूड है। और उसमें जो विदेशों से आने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने देश की जो भी नाट्य है, वहां की कला संस्कृति है, उसका प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से
ये जो भारत रंग महोत्सव है ये वैश्विक स्तर का महोत्सव है जो 7 महाद्वीपों पर आयोजित हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सिरपुर भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा फ्रेम किया मैंने आपके लिए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। पूछ रहा है सिरपुर इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंशिएंट साइट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी जो हमारे सामने है, जैन पिलग्रिमेज, हिंदू टेम्पल टाउन, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट, हड़प्पा सेटलमेंट, इन चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आप पॉज लीजिए 4 सेकंड का, 5 सेकंड का और आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज कर लीजिए। तो हमारा यहाँ का आंसर क्या होगा, ये हमारा है सिरपुर इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंशिएंट साइट ऑफ इंडिया। किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सिरपुर बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट से। और ये कहाँ पे है, ये भी पूछ सकता है आपसे, लोकेशन बेस्ड सवाल बना के एग्जामिनर आपसे। तो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल एविडेंस है और इसका ऐतिहासिक महत्व है इसका। सिरपुर जो छत्तीसगढ़ में है, वहां वहां पे वहां पे वहां पे मठ, स्तूप, वहां पे मस्त मत स्तूप पाए गए। जब एक्सकवेशन हुआ वहां पे चीजें सभी चीजों को वहां पे देखा गया, तो वहां पे सारी चीजें हुई। और वहां पे जैसे 629-30 सीई से 645 सीई के बीच में एक चाइनीज ट्रैवलर आया था भारत में। उसका नाम क्या है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। यहां से मैं आपसे एक सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूं कि ह्वेनसांग जब आया था तो उस समय कौन, किस राजा की वहां पे होती थी, किस राजा का सरकार था वहां पे। 600, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 629-30 से लेकर 645 के बीच में एक चीनी ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। उस समय किस राजा का शासन था उस क्षेत्र में, उसका नाम मुझे बताइएगा कमेंट करके। और ह्वेनसांग ने वर्णन किया कि यहाँ पे मठ, स्तूप और उसके अलावा कम से कम 10,000 लोगों से ज्यादा, 10,000 प्लस लोग वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और किससे रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करते थे, बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, क्यों ये हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। इस थोड़ा सा इसको आराम से देखेंगे, थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है वेरिएबल रेपो रेट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, परिवर्तनीय रेपो दर को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बैंकों के लिए दीर्घकालिक उधार सुविधा। ऑप्शन बी है निश्चित ब्याज दर वाला तरलता समायोजन उपकरण। ऑप्शन सी है बाजार निर्धारित दरों वाला
अल्पकालिक तरलता समायोजन उपकरण। और ऑप्शन डी है वैधानिक आरक्षित आवश्यकता, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखिए, वेरिएबल रेपो रेट, पहले तो आपको पता होगा कि रेपो रेट क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो रेपो रेट देखते हैं। रेपो रेट क्या होता है, इस सवाल पे पहुंचने को, इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है। जब कोई कॉमर्शियल बैंक जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनको पैसे की जरूरत पड़ी कुछ समय के लिए, मतलब दीर्घकालिक नहीं, मतलब कि कुछ समय के लिए, मतलब 0 से 14 दिनों तक के लिए। कितने? 0 से 14 दिनों के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो उधार लेंगे। कहां से लेंगे? बैंकर्स ऑफ द बैंक, किसको बोला जाता है? आरबीआई। तो वो जाएंगे आरबीआई के पास। कॉमर्शियल बैंक जाएंगे आरबीआई के पास में और यहां से उधार लेंगे। उधार मिलेगा इन्हें और एक निश्चित रेट पे मिलेगा। वो रेट की कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, क्योंकि उसने आरबीआई ने उस रेट को फिक्स कर दिया है और उस चीज को एक समय के बाद में वो जो पैसा है वो वापस आएगा। और इसके बदले जो कॉमर्शियल बैंक है उधार ले रहे हैं आरबीआई से, तो इनके पास में जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं वो कोलैटरल के रूप में जमा करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो कोलैटरल है उसको भी रखना जरूरी होता है, यहाँ पे उसकी नीड पड़ती है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल रेपो रेट, तो हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा फिक्स है। आरबीआई ने इसको फिक्स कर दिया है, आरबीआई के द्वारा फिक्स है, तो इसको फिक्स रेपो रेट बोलेंगे। लेकिन वही चीज यहाँ पे वेरिएबल रेपो रेट, मतलब परिवर्तनीय रेपो रेट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट पे करना है कॉमर्शियल बैंक को वो फिक्स नहीं है। वो किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है उसकी बात कर देंगे। तो वो जो डिसाइड होगा वेरिएबल रेपो रेट, वो ये मार्केट के द्वारा डिसाइड होगा। मार्केट के द्वारा, मार्केट मींस ऑक्शन, मार्केट के द्वारा होगा, ऑक्शन होगा। जैसे बहुत सारे बैंक जाएंगे वहां पे, एक तरीके से ऐसे समझिए कि बहुत सारे बैंक गए वहां पे, उन्होंने बोला कि हम इतना परसेंट देंगे ब्याज दर, किसी ने बोला कि हम इतना देंगे। तो जो इससे क्या होगा? कंपिटिटिवनेस बढ़ी बैंकों के बीच में, और इसका सीधा फायदा किसको होगा? एक तरीके से जो लोन लेने वाले हैं, यहाँ तक कि मतलब जो जनरल पब्लिक है उसका बेनिफिट वहां ट्रांसफर होगा। तो ऑक्शन होगा तो वहां पे कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी उन बैंकों के बीच में, और एक सस्ता दर मिलेगा। मतलब जो ब्याज दर होगा वो अगर कम होगा तो उसका बेनिफिट मैंने बताया जैसा कि जो लोन लेते हैं उनके पास आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर के पास पहुंचते हैं। वेरिएबल रेपो रेट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल विथ मार्केट डिटरमाइंड रेट। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल है हमारे सामने वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। ध्यान दीजिएगा, इज बेस्ट डिस्क्राइब एज परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारे सामने, अ टूल टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एट फिक्स रेट। यहां पे बात हो रही है फिक्स रेट की, और यहां पे पूछा जा रहा है सवाल में वेरिएबल रेपो रेट, तो यहीं से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन बी है ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी थ्रू ऑक्शन। ऑप्शन सी है हमारे सामने,
अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर द बैंक, और ऑप्शन डी है अ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द एनबीएफसी। ठीक है, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमने देखते ही कैंसिल कर दिया। आपके लिए एक ऑप्शन कुछ क्वेश्चन को और आसान बना दिया मैंने। ठीक है, आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं, और भी डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है, आप कमेंट करिए, देखता हूं किसका कमेंट एकदम एग्जैक्ट होता है या नियर बाई होता है। उसमें शर्माने की बात नहीं है आपको, आप कमेंट करिए, गलत होगा मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, ए वेरिएबल रेपो रेट और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, जिसकी मैंने अभी बात की, इसको वेरिएबल रेपो रेट और वेरिएबल रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, जैसे रेपो रेट की मैंने बात की, वैसे ही एक आप रेपो रेट की बात की, फिर उसके बाद से क्या, रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात, तो रेपो रेट के बाद क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा पैसा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और जैसे सामान जो वस्तुएं हैं वहां पे उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, उसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई पेन आपको मिल रहा है 20 रुपए में, और 2 महीने बाद ये मिले आपको 30 रुपए में, तो महंगाई तो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा, इसके कंट्रोल सरकार भी करेगी, बैंक भी करेगा, दोनों के पास अपने अपने तरीके हैं। बैंक कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और सरकार कैसे करती है? फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो बैंक के पास जो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट, ये किस में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ठीक है, तो जैसा हमने अभी बात किया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि मार्केट से बैंक के पास से पैसे अपने पास लेके आता है, और उनको उसके बदले में सिक्योरिटी पेपर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उनको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस तरीके से एक तरीके से पैसा एब्जॉर्ब कर लिया आरबीआई ने मार्केट से, तो उसके बाद से इन्फ्लेशन में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरीके से ये एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन को, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से वो जो बात हो रही है हमारी, वो हो रही है फिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिक्स की। वो किसके द्वारा किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल के। क्यों वेरिएबल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीलामी नीलामी या ऑक्शन, मार्केट में अवेलेबल जितने बैंक्स हैं वो उसके लिए नीलामी ऑक्शन करते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए, उससे इसलिए उसको वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो मेजर बेसिक फंडामेंटल चेंज है वो है हमारा, यहाँ वहां पे बात हो रही है फिक्स की, यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल की, और वो वेरिएबल किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्शन पे, नीलामी पे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये भी शॉर्ट टर्म होता है, 0 से 14 दिनों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने अगला सवाल है, वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे इज लेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली? ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है हमारे सामने यूनिसेफ, ऑप्शन सी है हमारे सामने यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ऑप्शन डी है रेड क्रॉस। ठीक है, आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है, गलत होता है होने दीजिए।
अरे कमेंट करो, आप लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट किया करो। गलत होता है होने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, डे वन से बोल रहा हूँ। आप कमेंट करिए, आंसर कमेंट करेंगे तो पता लगेगा गलत है सही है। फिर अगर गलत होता है आपका आंसर तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और उसके बाद से देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे है, किस दिन मनाया जाता है ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वो क्या होगा? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 4 फरवरी को मनाया गया। इसमें यह संदेश होता है, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि जो भी चीजें हैं अपने लाइफस्टाइल, अपने जो स्वास्थ्य रिलेटेड चीजें हैं, उनके लाइफस्टाइल से हो सकती हैं, खान पान से हो सकता है। उसके बाद उन सभी चीज़ों को ऐसे स्ट्रीमलाइन करके रखें कि इन कैंसर से बचें, और जो अवेयरनेस है वो और आगे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद से जो बात है कि सॉरी, गला फंस रहा है मेरा। एग्जामिनर आपसे एक तरीके से इस सवाल में एक और पूछ सकता है सवाल कि थीम क्या था हमारा, जो अभी वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट हुआ है 4 फरवरी 2026 को, उसका थीम क्या था? ठीक है, तो उसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या था? उसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि दिखे आपको। ठीक है, थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल हमारे सामने है, प्लास्ट इंडिया 2026 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मतलब प्लास्ट इंडिया 2026 को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? कैसे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक क्षेत्रीय प्लास्टिक मेला है। ऑप्शन बी कह रहा है विश्व की विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है ये। क्या? प्लास्ट इंडिया 2026। ऑप्शन सी कह रहा है केवल सरकारी व्यापार बैठक है। मतलब यह जो प्लास्ट इंडिया 2026 है केवल एक सरकारी बैठक है। ऑप्शन डी है लघु उद्योग कार्यशाला, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री वर्कशॉप है ये। तो आप बताइए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, मैं इधर हो जा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करिए आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा है आंसर? तो हमारा इसमें से ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? भारत मंडपम में। भारत मंडपम, नई दिल्ली। इसका थीम क्या हुआ? इसका, सॉरी, इसका जो थीम है वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो थीम है वो भारत नेक्स्ट, मतलब भारत नेक्स्ट, इसका थीम है। और उसके बाद से आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्लास्ट इंडिया 2026 हुआ इसको किस मंत्रालय ने आयोजित किया। ठीक है, तो वो भी जानना बेहद जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने
इन दो मंत्रालय ने मिलके प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया? भारत मंडपम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, न्यू स्टार ट्रीटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? न्यू स्टार संधि है किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है हमारे सामने ऑप्शन जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, ऑप्शन बी है परमाणु हथियार नियंत्रण, और ऑप्शन सी है हमारे सामने व्यापार एवं वाणिज्य, और ऑप्शन डी है हमारे सामने किससे? अंतरिक्ष सहयोग। आप पॉज लीजिए, 4-5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, गलत होगा मैं बताऊंगा, सही होगा अच्छी बात है। ठीक है, मैं वेट करता हूं 4-5 सेकंड का, आपका वेट करता हूं। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। बड़े आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल। न्यू स्टार ट्रीटी जो संधि है, न्यू स्टार संधि ये किसके किसके बीच में हुआ है? अमेरिका और रूस के बीच में। अमेरिका और रूस के बीच में ये संधि हुई, और इसका मेन मकसद था कि दोनों देश के पास जितने परमाणु हथियार हैं उनको डिलीवर करने के लिए जितने भी साधन हैं उनको एक सीमित मात्रा में रखना है। ठीक है, ताकि एक जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़े। और हम अगर रशिया के पास में कोई बढ़ोतरी होती है तो वो अमेरिका को पता चलेगा, और अमेरिका के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो रशिया को पता चलेगा। न्यूक्लियर वॉर हेड और उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए जो भी साधन होंगे उनके डेवलपमेंट को से रिलेटेड ये है, ताकि सॉरी न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल संधि से रिलेटेड है ये। और किसके बीच हुआ? अमेरिका और रूस के बीच में। और ये कब हुआ ये भी बेहद जरूरी है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि ये संधि कब हुई। ठीक है, ये देखिए पुतिन साहब हैं और ट्रम्प साहब हैं, दोनों लोग खुश होके मिल रहे हैं, लेकिन अभी दोनों लोग स्पेशली ट्रम्प साहब थोड़े नाराज हैं। ठीक है, तो ये जो संधि हुई कब हुई? संधि हुई 2010 में, और ये शुरू के पहले 10 साल के लिए हुई, पहले 10 वर्ष के लिए हुई। फिर ये हुआ कि उसको समय के साथ में, क्योंकि संधि देखिए, आप किसी भी संधि को एक तरीके से फिक्स या परमानेंट नहीं रख सकते क्योंकि वो एक समय के साथ में उसमें बदलाव जरूरी है, और वो हर संधि में देखने को मिलता है और होना भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ में आवश्यकताएं बदलती हैं और सिचुएशंस बदलते हैं, संभावनाएं बदलती हैं, संभावनाएं सामने आती हैं। तो इसीलिए संधि शुरू के पहले 10 वर्ष के लिए किया गया। फिर 10 वर्ष से बढ़ा के उसको 5 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड किया गया, 2026 तक बढ़ाया गया। ठीक है, और अब ये संधि खतरे में आ गई। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब जो अभी वैश्विक स्तर पे जो सिचुएशन है, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, उसमें जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसको लेके ये जो संधि है वो खतरे में है। और एक तरीके से दोनों पार्टीज हैं, रशिया और यूएस अमेरिका, वो इस पे बात करने से अतरा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो ये एक तरीके से संधि जो है 2026 5 फरवरी 2026 तक ही थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, हमारे सामने अगला सवाल है, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड? हाल ही में वर्ल्ड
गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है अबू धाबी, ऑप्शन बी है रियाद, ऑप्शन सी है हमारे सामने दुबई, ऑप्शन डी है हमारे सामने दोहा। आप कमेंट करके बताइए हमें, 5 सेकंड का पॉज दीजिए, कमेंट करिए, गलत होता है होने दिए, कोई टेंशन वाली ही बात नहीं, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा है ना, और थोड़ा मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। ऑप्शन ए है हमारे सामने अबू धाबी, ऑप्शन बी है रियाद, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी हमारे सामने दोहा। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा आंसर क्या क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी दुबई। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी जो इसका थीम था, इस आयोजन का जो थीम था, जैसे एग्जामिनर आपसे ये तो पूछ लेगा, लेकिन ये भी पूछेगा ना, पूछ सकता है कि इसका जो ये समारोह हुआ था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कवर किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ हुआ? दुबई में। उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, मतलब भविष्य की सरकार, भविष्य की सरकारें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनको आप पहचान रहे हैं? चलिए मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ कि इसको अटेंड करने के लिए भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, उसमें जो ये सॉरी महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है जो अटेंड करने के लिए गई थी? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप कमेंट करके बताइए, वेयर इज द 2026 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड, मतलब 2026 का नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है हमारे सामने नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में मोदी नगर, ऑप्शन डी हमारे सामने बेंगलुरु। आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आप आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं, देखता हूं कि कौन कौन सही आंसर कमेंट करता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी कहाँ आयोजित हुआ? मोदी नगर उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 मोदी नगर 2000 मोदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है वहां पे आयोजित हुआ है। ठीक है, ये मीराबाई चारू जी हैं, इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, और ये मतलब कि ओलंपिक पदक विजेता है, 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था ओलंपिक उसमें। और यहाँ पे जो ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुआ है मोदी नगर में, वहां पे इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और कैसे ब्रेक किया है? इन्होंने 205 किग्रा वजन को लिफ्ट किया है। 205 किग्रा वजन को इन्होंने लिफ्ट किया है, और किस कैटेगरी में, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, किस कैटेगरी में? 48 केजी कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? 48 केजी कैटेगरी में। तो इसको 48 केजी कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। ये चीज आपको एग्जामिनर जैसे दे देगा 51 केजी, 49 केजी, ऐसे कैटेगराइज करके आपको दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कैटेगरी है? 48 केजी का कैटेगरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है,
द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर, कमेंस्ड एट विच प्लेस? ठीक है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 13वां संस्करण किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है मिजोरम वरांगटे में, ऑप्शन बी है उमरोई जो कि मेघालय में है, ऑप्शन सी है मिसामरी जो कि कहाँ है, आसाम में है, ऑप्शन सी डी क्या है, जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में। आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, गले में तबीयत सही नहीं है तो खराश सी हो रही है। तो इसका आंसर होगा हमारे सामने क्या, ऑप्शन सी मिसामरी असम में हुआ। ये 13th एडिशन 13वां, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि पहला कब हुआ। ये जो खंजर एक्सरसाइज है जो इंडिया और किर्गिस्तान के सैन्य बलों के बीच मध्य होता है ज्वाइंट स्पेशल फोर्स के लिए के बीचों, वो एक तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पहला जो संस्करण हुआ, पहला एडिशन हुआ वो कहाँ हुआ, उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में 13वां, उसके बाद पूछ सकता है कि 12वां कहाँ हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सॉरी, जो फर्स्ट हुआ वो कब हुआ, 2011 में, और कहाँ हुआ, भारत में, और हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में। और जो 12वां एडिशन हुआ 12th, वो कहाँ हुआ, किर्गिस्तान में। कहाँ पे, किर्गिस्तान में, ठीक है। और इसका जो एक्सरसाइज है जो है हुआ है अभी 13 असम में, उसका मेन पर्पस क्या है, एक तो हुआ कि आप आपस के जो सैन्य बल हैं उनके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है, कम उसको बढ़ाना, एक दूसरे को समझना, और जो पहाड़ी क्षेत्र में जो युद्ध करने की कला है उसमें बढ़ावा करना। ठीक है, ये एम है उसको करने का, खंजर एक्सरसाइज करने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। देखिए ये लोगो है, काफी अच्छा सा है असम में हुआ ये एक्सरसाइज, 13वां संस्करण था। ये बात तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है पहला कहाँ हुआ था, भारत में, और जो 12वां हुआ वो कहाँ हुआ था, किर्गिस्तान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, रिसेंटली वेयर वॉज भारत टैक्सी, इंडिया, जो कि भारत का पहला फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड हेलिंग सर्विस है, लॉन्च हुआ, कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है विज्ञान भवन, वो भी कहाँ है, नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है हमारे सामने राष्ट्रपति भवन। तो आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आंसर कमेंट करिए मुझे। आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे, गलत होता है होने दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 5 सेकंड के बाद से मैं खुद बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में। ये यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर,
मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये दोनों मंत्रालय अमित शाह जी के पास में है। ये दोनों मंत्रालय अमित शाह जी के पास में है, शाह जी के पास में है। उन्होंने इस जो भारत टैक्सी, जो इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड हेलिंग सर्विस है, उसको लॉन्च किया। कहाँ किया, इसके बारे में बात हो रही है। ये तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसने किया, मैंने बताया अमित शाह जी ने किया। कहाँ किया, विज्ञान भवन में किया। तो आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर सी सही होगा। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे जो मतलब कि इनिशिएटिव होते हैं भारत मंडपम में आजकल हो रहे हैं, तो आप वहां से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा विज्ञान भवन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एनी रेस डिजिटल इनिशिएटिव। एनी रेस डिजिटल पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ में। ऑप्शन ए कह रहा है कि एनी रेस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी बागवानी उत्पादों को बाजार से जोड़ता है तथा इसे एनईसी द्वारा वित्त पोषित मतलब फंडिंग और एनईडीएफआई द्वारा विकसित व प्रबंधित किया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है एनी रेस को कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया गया है। ऑप्शन सी है एनी रेस वाज लॉन्च्ड ओनली एज अ मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट अ वेब पोर्टल। ऑप्शन डी कह रहा है एनी रेस वाज लॉन्च्ड इन गुवाहाटी बाय यूनियन होम मिनिस्टर। आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आप आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी और भी बातें। ठीक है, इधर मैं दिख रहा है आपको, मैं आपका मैं 5 सेकंड के बाद से मैं आपको बताता हूं। चलिए, जो हमारे सामने ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, उसमें हमारा ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, संबंधित में से कौन सा कथन सही है, जैसा हमने बताया पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि कौन सा कथन सही है, सत्य असत्य, सत्य असत्य, ये पढ़ना काफी ज्यादा, मतलब कि अलर्ट होके पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आता हुआ सवाल जब गलत होता है ना, तो बहुत ज्यादा पेन करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा दुख लगता है उससे। हो सकता है कि उसी सवाल के वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, तो अलर्ट होके एग्जाम के क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। सत्य असत्य को अगर दिया है सवाल में तो उसको जरूर पढ़े, ध्यान से पढ़े, हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करने पे वो सही होने के चांसेस उसके ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, सही, सही ऑप्शन ए, एनी रेस प्रोवाइड्स मार्केट लिंकेज फॉर अग्री हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। इसको ध्यान रखिएगा आप, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अग्री हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ऑफ एनईआर, ठीक, इज फंडेड बाय एनईसी while being developed and managed by NEDFI। उसके बाद से देखिए यहाँ पे NER मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हुआ, NEC मतलब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत ये काम है। और उसको ये जो एनी रेस है,
उसको जो यहाँ पे अभी फर्स्ट सेंटेंस में बात की गई है उसको डेवलप्ड एंड मैनेज कौन करेगा? NEDFI, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। लेकिन उसके बाद से देखिए जो अदर ऑप्शन है वो, इसका तो मैंने बताया कि ये क्यों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ MODNER, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके बाद एनी रेस है लॉन्च्ड ओनली एज मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट वेब पोर्टल, नहीं, इसको आप, इसके लिए एक प्रॉपर ऐप है और उसके बाद में एक इसकी वेबसाइट है, वहां पे भी आप विजिट करके जो किसान भाई हैं जो इस पे अपना सामान को एग्री हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको पोस्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी खरीदारी करनी होगी वहां से कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है हमारे सामने, लॉन्च्ड इन गुवाहाटी बाय होम मिनिस्टर। ये गलत क्यों है? क्योंकि अमित शाह जी ने इसका नहीं किया था लॉन्च। इसका लॉन्च किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के सामने आगे। ये लोगो है, काफी प्यारा लोगो है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लॉन्च्ड बाय ज्योतिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लॉन्च्ड बाय उसके मिनिस्टर जो ये मंत्रालय है इन्हीं के पास में है, इसीलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि उन्होंने लॉन्च किया उसको। ठीक है, और यहाँ पे किससे रिलेटेड है ये? अग्री हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद से। हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हमारे सामने अगला सवाल है, जो MBRAPP, जो 4 मल्टीप्लाई 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने, और एग्जाम में मुझे लगता है कि आ जाएगा, ऐसे ही आ जाए, हो सकता है कि ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, या पूछ सकता है कि राज्य, मैंने डिस्ट्रिक्ट पूछा, वो राज्य पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे सामने कोटा में, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी है बाड़मेर में। ठीक है, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां से दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन ए है हमारे सामने कोटा, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है हमारे सामने बाड़मेर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा, राजस्थान। ठीक है, देखिए अभी जो हमारे सामने एक भारत का लक्ष्य है, विकसित भारत, कब तक? विकसित भारत
2047, उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो हमारे पास में फॉसिल फ्यूल से पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, हमारी जो ऊर्जा है वो उस पे जो हम दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं वो निर्भरता हमारी अपनी हो, मतलब कि आत्मनिर्भर हो। और इसको लेके हमारी सरकार बहुत सारे स्कीमें, बहुत सारे योजनाएं चला रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की भी बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में होने पे ये जो हमारा विजन है 2047 तक का एक विकसित भारत के रूप में देख होने का, वो ये जो टारगेट है वो अचीव होगा जब हम, कब, आत्मनिर्भर भारत पे। तो इसी रास्ते, मतलब इसी वे में 2047 तक का जो टारगेट रखा गया है वो 30 गीगावाट का रखा गया है। जो कैसे 30 गीगावाट जो एनर्जी है वो किससे प्रोड्यूस होगी? न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? परमाणु, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद से आपसे इस एग्जामिनर ये पूछ सकता है इस सवाल को दूसरे तरीके से फ्रेम करके कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये जो स्टैब्लिशमेंट हो रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कि आप करें तो किसके द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी, और एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। और इन्हीं का एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका है? उसका नाम है अश्विनी। ज्वाइंट वेंचर है अश्विनी, ज्वाइंट वेंचर है किसका? एनटीपीसी का और एनपीसीआईएल का, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। तो अश्विनी के द्वारा, एनटीपीसी का जो ज्वाइंट वेंचर है, इनके द्वारा बांसवाड़ जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे MPRAPP एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, वहां पे 700 मेगावाट का एक यूनिट से एनर्जी डेवलप होगी जो परमाणु न्यूक्लियर ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। वो होगी कितनी? 700 मेगावाट का, और वो उसके 4 यूनिट्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, जो अभी मैंने बताया, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उसका नाम क्या है? माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। मैं इसीलिए इसको नेक्स्ट पेज पे रखा कि आप वहां से प्रेडिक्ट करें, इसके नाम में ही बांसवाड़ा लिखा हुआ है तो आप उसका आंसर तक पहुंच सकते थे, इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे रखा। ठीक है, इस चीज को, एक जो फैक्ट है उसको आप बहुत ध्यान रखना है कि 2047 तक जो परमाणु ऊर्जा है वो कितना टारगेट रखा गया है, कितना कितना रखा गया है? 30 गीगावाट का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे सामने जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। रिसेंटली विच बुद्धिस्ट रेलिक वॉज पब्लिकली वेनरेटेड, मतलब कि सार्वजनिक पूजा की गई है आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फैक्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर में भारत सरकार के द्वारा किया गया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पहली बार भारत के बाहर किस पौध अवशेष की सार्वजनिक पूजा की गई? ठीक है, ऑप्शन ए है कपिल वस्तु, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है हमारे सामने देवनी मोरी अवशेष, ऑप्शन डी है पिपरहवा अवशेष। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करिए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप कमेंट करिए आंसर, देखते हैं किसका आंसर सही है। आप कमेंट करते हैं अच्छा लगता है मुझे, आप वो गलत होता है होने दीजिए, उसका आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको कि गलत हो रहा है कैसा लगेगा, लोग देखेंगे वो सोचेंगे कि
ये आंसर गलत पोस्ट कर रहा है, हमेशा गलत होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस पे, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद से तो आप जो सही कर रहा है उसके पास तो ऑलरेडी है, और जो गलत पोस्ट कर रहा है मतलब जिसको ये नॉलेज नहीं है इसका आंसर, उसको भी इसकी नॉलेज हो जाएगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट करने से मतलब हिचकिए नहीं, कतराइए नहीं, आप कमेंट किया करिए आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा मैंने बताया कपिलवस्तु, सारनाथ, देवनी मोरी रेलिक्स या फिर पिपरहवा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अभी भारत सरकार ने ये देवनी मोरी रेलिक्स, देखिए एग्जामिनर आपसे ऐसे तो पूछ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत से बाहर हो रहा है इसका सार्वजनिक पूजा। उसके बाद ये कहाँ मिला, कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो इसको ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ठीक, उसके बाद से देखिए जो कपिल वस्तु रेलिक्स रेलिक्स है, कपिल वस्तु अवशेष है, इसका भी जो सार्वजनिक पूजा हुआ वो भारत में ही हुआ, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ? 2012 में। और सारनाथ का 2018 में। ठीक है, और ये थर्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो पिपरहवा रेलिक्स है ये भी आप, ये इससे भी आपके सामने सवाल मिल सकता है क्योंकि 127 साल के बाद में, वर्ष बाद, 127 वर्ष बाद इसको हांगकांग से इसको भारत लेके आया गया है, भारत लाया गया। उसके बाद से देखिए जो पिपरहवा रेलिक्स है ये यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। देवनी मोरी जिसको जो मैंने बताया वो गुजरात से, और सारनाथ आपको पता ही है वाराणसी के पास का एरिया है, कपिल वस्तु आपको पता है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ सकता है कि जैसे इसमें एक भारत सरकार तो है ही, भारत सरकार मिलके ही ले आई, लेकिन यहाँ से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत सरकार के अलावा और कौन था? तो जो गोदरेज ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, उन्होंने भी काफी सहयोग किया इसको लेके आने के लिए, और ये आया 127 वर्ष के बाद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है हमारे सामने, वर्ल्ड बैंक सपोर्टिंग पीएम सेतु प्रोग्राम हैज बीन प्रिपेयर्ड जॉइंटली विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, विश्व बैंक का सपोर्टिंग पीएम सेतु प्रोग्राम किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया गया? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे, कमेंट किया करिए आप आंसर, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कमेंट किया करिए, और सही होगा गलत होगा उसका टेंशन ही नहीं लिया करिए। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में आएंगे, देखेंगे दिखेंगे, और इसी फॉर्मेट में आते हैं आपके एग्जाम में सवाल। और वो जो भी सवाल आते हैं जिस टॉपिक से, जैसे कोई न्यूज आई उस पर कैसे सवाल फ्रेम किया जा सकता है, उस तरीके से फ्रेम करके आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके जब एग्जाम में बैठे तो वो सवाल आपको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से पूछ दिया, ये किस फॉर्मेट में सवाल आ गया। नहीं, आप ऐसे फॉर्मेट में इस तरीके से सवाल देखे रहेंगे यहाँ पे क्लास में अपने, तो आप वहाँ पे कहीं आपको ऐसा डर का जैसा नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं लगेगा कि यार अचानक से ये क्या आ गया मेरे सामने। नहीं, आप देखा हो गया है ऐसा सवाल आपके द्वारा, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में बैठने के पास में जो आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव रहता है एग्जाम को लेके, ऊपर से क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के आप अगर और ज़्यादा वैसा महसूस करने लगे तो क्वेश्चन
गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसके आंसर के तरफ कि आंसर क्या है। आंसर है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है कि पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। पीएम सेतु जो योजना है उसके बारे में। पीएम सेतु योजना, पीएम सेतु योजना इसमें ये बोला गया कि जितने भी आईटीआईज हैं, ठीक है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करेंगे। वहाँ की जो फैसिलिटी है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए और भी ज़रूरी है, उसको और मुहैया कराएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो भी जिस बहुत सारे हर एक सेक्टर में जो कारीगर हैं, उस वो कारीगर के साथ स्किल्ड कारीगर, ठीक है, उनकी ज़रूरत होगी। तो उनके लिए अपग्रेड करने के लिए आईटीआईज को अपग्रेड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। उसमें थाउजेंड्स ऑफ आईटीआईज को इंक्लूड किया गया और आज तक थाउजेंड्स ऑफ आईटीआईज को अपग्रेड अपग्रेड किया जा चुका है। और इसको किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये भी आपसे एग्जामिनर सवाल में पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। सॉरी, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हेवन वन, क्या हेवन वन said to become the world first private space station is being developed by which company? दुनिया का पहला निजी आंतरिक स्टेशन बनने जा रहा हेवन वन किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन सी है एक्सियम स्पेस, ऑप्शन डी है वास्ट। देखिए, जो अभी तक हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की का नाम सुनते हैं वो यूएस नासा के द्वारा और बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलके उसको डेवलप किया गया, उसको वहां पे रखा गया है, स्टेबलाइज करके रखा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लेकिन ये समय के साथ में उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसकी उपयोगिता पे भी सवाल और उसके उसमें फैसिलिटी के भी ऊपर भी सवाल आते हैं। तो इसको लेके जो ये कंपनी है, वो एक कंपनी है उसने बनाया हेवन वन, ये है हेवन वन। उस कंपनी ने बनाया है हेवन वन जो एक प्राइवेट प्लेयर है, मतलब ये किसी सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो इसको प्रक्षेपित करेगी वहां पे, ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भी वहां पे काम उससे लिया जा सके। तो उसी कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी उस कंपनी का क्या नाम है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, वास्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, छोटा सा फैक्ट है लेकिन एग्जाम में भूल सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका सवाल छूटेगा नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिफेंस मतलब डीआरडीओ रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द सोशल फ्यूल डक्ट रामजेट टेक्नोलॉजी एट विच प्लेस? यहाँ पे लोकेशन बेस्ड है सवाल ये, ठीक है, प्लेस की बात हो रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीकी का प्रदर्शन किस स्थान पे किया है, इसकी बात हो रही है। पहला क्या है, पोखरन, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन बी है हमारा चांदीपुर, कहाँ है, ओडिशा में। ऑप्शन सी है श्रीहरिकोटा, कहाँ पे है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी है बालासोर, कहाँ है, ओडिशा। आप 5 सेकेंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आंसर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को एसएफडीआर, सॉलिड फ्यूल
डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, बढ़ते आंसर के तरफ। इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे इसको किया गया टेस्ट किया गया? चांदीपुर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी इसमें फ्यूलिंग हो रही थी मिसाइल्स में या फिर रॉकेट्स वगैरह में, वो लिक्विड फॉर्म में होता था। उसकी जो एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे कि फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल हुआ। क्या हुआ, लिक्विड फ्यूल होता था। तो उसमें क्या, वो लिमिटेड अमाउंट में उसको हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, फ्यूल का इस्तेमाल एक लिमिटेड मात्रा में ही कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद में वो एक सॉलिड फ्यूल होगा। तो उसमें क्या होगा कि वो, उसका जो इग्निशन होगा, फ्यूल की मात्रा कैसे जलेगी, कितनी जलेगी, कंट्रोल करेंगे उसको। वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद से वो काफी लंबी दूरी तक ट्रैवल करेगा। उसके बाद से लंबी दूरी तक तो ट्रैवल करेगा ही, जो थ्रस्ट प्रेशर के साथ जाएगा, स्पीड के साथ जाएगा वो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आने के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, हमारे डिफेंस सेक्टर में और हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हमारा जो आज का 20वां सवाल है, वाई हैज पृथ्वी स्कीम बी लॉन्च? पृथ्वी योजना क्यों शुरू की गई? इस तरीके से भी सवाल आपके सामने आ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर, परीक्षा का मतलब ही परी इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा के अनुसार। लेकिन हाँ, उसने जो बोला है आपका सिलेबस, आपका जो, उसी में पूछेगा आपसे। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के जाएंगे, जिस तरीके से पढ़ के जाएंगे वैसे ही आपसे पूछ लेगा, नहीं। वो एग्जामिनर के इच्छा के अनुसार वो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा और आपसे पूछेगा। तो आपको घबराना नहीं है उस एग्जाम में जाके क्वेश्चन के पैटर्न को पढ़ के। इसीलिए हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है आपको देखने को। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रोमोट स्पेस टूरिज्म, मतलब आंतरिक, क्या हो गया इसको ये पहला ऑप्शन है, आंतरिक अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस एंड प्रोवाइड रिलायबल वेदर एंड डिजास्टर रिलेटेड सर्विसेज। ऑप्शन सी है हमारे सामने, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात हो रही है। ऑप्शन डी है नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत विकसित करने के लिए पृथ्वी स्कीम को लॉन्च किया गया। पृथ्वी स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया, ये सारी बातें इस 4 स्टेटमेंट में बोली गई हैं, ए, बी, सी और डी में। इनमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। आपको लेना है 5 सेकंड का पॉज और आंसर कमेंट करना है। आप कमेंट करके हमें बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि दिखे आपको क्वेश्चन पूरा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर के तरफ। हमारा इसमें आंसर बी सही होगा, टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ बढ़ाने और मौसम व आपदा से जुड़ी विश्वसनीय सेवाएं देने के लिए इस पृथ्वी योजना का प्रावधान किया गया, लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात तो ये कब लॉन्च हुआ? ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ? 5 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 5 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसका मेन जो पहलू है इस स्कीम का, उसमें है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, हमारे जो धरती के
5 कंपोनेंट हैं, उसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इन सब का एक आंतरिक स्ट्रक्चर को देख के समझ के जो भी आने वाली आपदाएं हैं और या फिर मौसम का पूर्वानुमान, उसके बारे में हमारे जो नागरिक हैं, मतलब कि अपने देश के जो लोग हैं, आम जनता है, किसान है, कोई आपदा है, जैसे जो हमारे कोस्टल एरियाज के प्रदेश हैं, ठीक है, वहां पे अगर कोई भूकंप, साइक्लोन वगैरह आता है, जैसे सुनामी आती है, कोई साइक्लोन आता है, उसके लिए पहले से ही अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो अच्छे जगह पे, एक सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं। तो इसीलिए पूर्वानुमान लगाने के लिए और जो ये सारी सेवाएं देने के लिए, इन सभी पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। उसमें ये 5 कंपोनेंट मेन काफी अहम योगदान प्रस्तुत करते हैं, जो कि बायोस्फीयर से रिलेटेड है, क्रायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इनका आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद में, समझने के बाद में, ये सारे इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक डोमेन में रखी जाएंगी, बताती हैं। जैसे अभी आपको अभी कहीं से भी अगर बारिश हो रही होगी, आने वाली होगी, उसका इंफॉर्मेशन, तेज हवाएं चलेंगी तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता होगा, अगर आपने डीएनडी नहीं एक्टिवेट किया होगा तो। उसके बाद से अगर आप जो मौसम में कल बारिश होगी, कैसा मौसम होगा, धूप होगा, तेज हवाएं चलेंगी, ये सारी बातें भी आप अपने मोबाइल में इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस जो हमारे सामने पृथ्वी स्कीम है, ये लॉन्च हुआ, उसके ये प्रावधान है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2024 5 जनवरी 2024 को। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके से सवाल बनेंगे, और जो जैसा अभी मैंने बताया कि जो लेक्चर छूटे हैं, जो दिन छूटे हैं, उसके सवाल मैं अपने ऐसे ही लेक्चर्स में, सेशन में ऐड करके वो सारे कवर करूंगा। और आप ऐसे आराम से पढ़ते रहिए, एक जज्बात के साथ पढ़िए। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके बाद से इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कांस्टेबल के नोटिफिकेशन है, उसमें आपने देखा कि इतना ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। उसके लिए सारे जितने भी ये सेशन हो रहे हैं अपने करंट अफेयर के, वो सारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से सवाल उठ के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और आप देखेंगे उस एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसे टिक करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। इसी तरीके से जोश के साथ अपना जोश बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।